दोस्तों सोचो, अगर मैं कहूं कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने एक टाइम में एक ऐसा प्लान बनाया था न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने का, वो भी मून पे। और ये प्लान 40 साल तक दुनिया से छुपाया गया। जब फाइनली ये फाइल्स डीक्लासिफाइड हुई, उनमें भी सिर्फ आधी रिपोर्ट्स ही मिली, बाकी सारी रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। अब सवाल ये है, इन दोनों देशों ने मून को न्यूक करने का प्लान क्यों बनाया था और उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या लिखा था जो गवर्नमेंट्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया? वो क्या छुपाना चाहते थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा कैलकुलेट कर लिया था जिससे मून पे ब्लास्ट करना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक कॉस्मिक डिजास्टर बन जाता? आज की स्टोरी उसी हिडन प्लान्स के बारे में है, जिसका नाम था प्रोजेक्ट A119। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक एरोस्पेस कंपनी में साइंटिस्ट हूं। 1962 में दुनिया लगभग खत्म होने की कगार पर थी और कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। सोवियत मिसाइल्स क्यूबा में थी, सीधा वॉशिंगटन डीसी पर निशाना साधे हुए, और अमेरिका के मिसाइल्स टर्की में थे, मॉस्को पर निशाना साधे हुए। 13 दिनों तक दुनिया ने अपनी सांसें रोक कर रखी और किसी तरीके से ये तबाही टल गई, और यही था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन दोस्तों, उससे सिर्फ 4 साल पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास एक और ज्यादा पागलपन भरा प्लान था। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मून को न्यूक करेंगे। आज ये बात सुन के आपको इम्पॉसिबल लग रही होगी, पर उस टाइम ये उनके लिए एक बहुत स्मार्ट मूव लगता था। 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, इतना पावरफुल कि एक पूरी सिटी कुछ सेकंड में ही खत्म कर सकता था। बस एक साल बाद ही यूएसएसआर ने भी अपनी पावर दिखाने के लिए अपना बॉम्ब उड़ा दिया। न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई थी और अब ये रेस स्पेस तक पहुंच गई थी। अगर आपको याद हो, 1957 में सोवियत ने लॉन्च की थी स्पुतनिक, वर्ल्ड की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पूरी दुनिया शॉक हो गई ये सब देख के, जबकि अमेरिका के जो वानगार्ड रॉकेट्स थे वो बार बार फेल हो रहे थे, टीवी पर सबके सामने ब्लास्ट हो जाते थे। अमेरिका की ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रही थी। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि वो अब भी सुपर पावर है। तब किसी ने आइडिया दिया, अगर सोवियत स्पेस में सैटेलाइट भेज सकते हैं तो अमेरिका मून पे न्यूक्लियर ब्लास्ट क्यों नहीं करा सकता? ये भले ही एक बेवकूफी वाला काम था, लेकिन ऐसा उनके दिमाग में प्लान था। और ऐसा ब्लास्ट करना जो अर्थ से नेकेड आई से दिखाई दे, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अमेरिका कितनी पावरफुल है। एक कॉस्मिक फायरवर्क शो जैसा ये करना चाहते थे अमेरिकन। ये एक सीक्रेट मिशन था उस टाइम पे, और इसका प्रोजेक्ट का नाम था A119। 1958 में फिजिसिस्ट लियोनार्ड के अंडर एक छोटी सी टीम बनाई गई, सिर्फ 10 लोगों की, और उनमें एक 24 साल के यंग साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था कार्ल सागन। कार्ल सागन कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने साइंस को सिर्फ समझा नहीं, उसे फील भी किया। वॉयेजर 1 जो 1977 में लॉन्च हुआ और आज तक इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे दूर का स्पेसक्राफ्ट है, उसी स्पेसक्राफ्ट ने 1990 में कार्ल सागन के कहने पे वो लेजेंडरी फोटो ली थी, जिसका नाम था पेल ब्लू डॉट, जिसमें अर्थ एक छोटा सा नीला डॉट दिखाई देता था, बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर स्पेस में फ्लोट करता हुआ। और यही नहीं, कार्ल सागन उन साइंटिस्टों में से थे, उन विजनरी साइंटिस्टों में थे जिन्होंने सोचा कि अगर हम कभी एलियन से मिले तो हमें उन्हें एक मैसेज भेजना चाहिए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सके। इस सोच के बेसिस पर उन्होंने 4 स्पेसक्राफ्ट पर मैसेज भेजे। पायनियर 10 और पायनियर 11 पर उन्होंने पायनियर प्लेग नाम के मैसेज भेजे थे, जिनमें इंसानों के फिगर्स थे, अर्थ की लोकेशन थी और बेसिक इंफॉर्मेशन एनग्रेव्ड थी। बाद में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पे भी उन्होंने सिमिलर मैसेज एलियंस के लिए भेजे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के लिए उन्होंने गोल्डन रिकॉर्ड्स बनाए, जिनमें 55 लैंग्वेजेस की ग्रीटिंग्स थी, अर्थ के साउंड, म्यूजिक और इमेजेस रिकॉर्ड की गई थी। एक तरह से कार्ल सागन ने इंसानियत का पहला यूनिवर्सल मैसेज बनाया था, ताकि अगर कभी हमारी कहानी दूर स्पेस तक पहुंचे तो उसमें सिर्फ साइंस नहीं, ह्यूमन स्पिरिट भी हो। लेकिन इस कोल्ड वॉर के टाइम में कार्ल का काम था कैलकुलेट करना कि मून पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो वो अर्थ से कितना ब्राइट दिखाई देगा, कितना ज्यादा
चमकता हुआ दिखाई देगा अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट मून पे किया गया तो। और यही सारी डिटेल लिखी है इस डी क्लासिफाइड रिपोर्ट में कि कितना बड़ा रेडियस का ब्लास्ट होना चाहिए जो अर्थ से नेकेड आई से दिखे, ताकि अमेरिका अपनी सुपर पावर दिखा सके। सोचो, कार्ल सागन, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को पीस और साइंस सिखाई, उन्होंने हेल्प की थी अमेरिका को एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए मून पे। अमेरिका का प्लान सिंपल था, उनको ये दिखाना था कि अगर वो मून को हिट कर सकते हैं तो वो दुनिया को दिखा देंगे कि वो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हिट कर सकते हैं। और सोवियत भी इसमें पीछे नहीं थे, उनका प्रोजेक्ट था E4, जिसमें वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब मून के सरफेस पर क्रैश करवाना चाहते थे रिवॉल्यूशन डे पर, ताकि पूरी दुनिया देखे उनकी पावर। दोनों देश एक ही चीज चाहते थे, फियर और डोमिनेशन इन द स्पेस। लेकिन जो साइंटिस्ट इस मिशन पर काम कर रहे थे, उन साइंटिस्टों ने काफी सारी कैलकुलेशन की और उन्हें समझ में आ गया कि यह आइडिया बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। डी क्लासिफाइड रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। उनके कुछ पेजेस पे लिखा है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन। इसका मतलब अगर हम मून पे न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने स्पेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दे। इवन उस टाइम जब दुनिया पागल थी पावर के लिए, कुछ साइंटिस्टों में अभी भी इंसानियत थी और वो इंसानियत की साइड पर थे। आखिर में दोनों साइंटिस्टों ने प्लान कैंसिल कर दिया, कोई बॉम्ब कभी मून पर नहीं गिराएगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी और ज्यादा डार्क हो जाती है। प्रोजेक्ट A119 तो कैंसिल हो गया था, लेकिन अमेरिका का ऑब्सेशन कैंसिल नहीं हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था। 1962 में अमेरिका ने स्पेस में स्टारफिश प्राइम नाम का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और उसका रिजल्ट ये हुआ था। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करीब 400 किलोमीटर ऊपर किया गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि 6 सैटेलाइट्स खत्म हो गई खुद अमेरिका की, और अर्थ के आसपास एक रेडिएशन बेल्ट बन गई थी। स्पेस साइंटिस्टों ने तो ये बोला कि वी जस्ट वेपनाइज द स्काई। सोचो, अगर हमने मून के साथ भी ऐसा ही किया होता तो क्या होता। और ये सारी जो न्यूक्लियर बॉम्ब को स्पेस में फोड़ने की कहानी है, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, आजकल की डेट पे भी इस पे बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं। जैसे एलॉन मस्क ने कभी बोला था, हम मार्स को अगर न्यूक कर देंगे तो मार्स को हम इंसानों के लिए रहने लायक बना सकते हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से उसके पोल्स को हम लोग हीट कर सकते हैं। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने की कोशिश जरूर करती है, बस प्लेनेट बदल जाते हैं। इस A119 की स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताया जाता है कि इस सीरीज में 8 रिपोर्ट्स बनाई गई थी, जिसमें सारा प्लानिंग, जिसमें सारी चीजें बताई गई थी कि मून पर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैसे करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ इनमें से एक रिपोर्ट ही डीक्लासिफाई की गई, बाकी 7 रिपोर्ट पब्लिक तक ना पहुंच पाए, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय कर दी। तो सवाल यह है, उन साइंटिस्टों ने अपनी कैलकुलेशन में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मून को न्यूक करने का प्लान उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। अगर कुछ साइंटिस्ट और पर्सनल व्लॉग के हिसाब से अगर हम जाने तो इन मिसिंग वॉल्यूम्स में ये सारी डिटेल्स हो सकती है, जैसे ब्लास्ट के जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो क्रेटर की जो क्रेटर बनेगा न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, उसकी सीरियस कैलकुलेशन, और वो रिस्क जो ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसे पब्लिक में ले जाना अच्छी बात नहीं होगी अपनी इमेज को बचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने A119 रिपोर्ट का सबसे डेंजरस पार्ट हमसे अभी तक छुपा के रखा है। जब मैंने न्यूक द मून के बारे में एनालिसिस किया तो मुझे कुछ ऐसी चीजें रियलाइज हुई जो मून की स्टोरी को और डेंजरस बना देती है। अगर आपको पता हो, अर्थ पे अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, वो हवा को कंप्रेस करता है और एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से शॉक वेव्स बनती है, और इसी वजह से आपको मशरूम जैसा क्लाउड भी दिखाई देता है किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद। लेकिन मून पे, वहां पे ना हवा है, ना ऑक्सीजन है, ना प्रेशर है। वहां कोई शॉक वेव नहीं बनेगी, कोई आवाज नहीं आएगी, बस एक साइलेंट फ्लैश ऑफ लाइट और मिलियन ऑफ टन्स का डस्ट वैक्यूम में उड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने मेगा टन लेवल का बॉम्ब यूज किया मून पे, तो इतना बड़ा क्रेटर बन जाएगा जो हमको हो सकता है कि अर्थ से भी दिखाई दे। और ये क्रेटर सिर्फ सरफेस डैमेज नहीं करेगा, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को स्पेस में छोड़ देगा जो लूनर ऑर्बिट में घूमेंगे, और इनमें से हो सकता है कुछ पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तक आ जाएं। मतलब हम अपने खुद के स्पेस को कंटामिनेट कर देंगे। इसमें एक और शॉकिंग चीज है जो मुझे रियलाइज हुई
क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक है, 1/6 है अर्थ से टू बी प्रिसाइज। वो डस्ट और रेडिएशन को रोक नहीं सकती क्योंकि वो डस्ट और रेडिएशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। तो एक्सप्लोजन के बाद कुछ पोर्शन हो सकता है उस डस्ट का लिटरली एस्केप वेलोसिटी से बाहर चला जाए। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे मून को एक स्लो मोशन बॉम्ब बना दिया हो जिसके फॉल आउट पूरे सोलर विंड के साथ ट्रेवल करें। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हमने चांद पे बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े होते तो अर्थ पे क्या होता। अर्थ पे 3 मेजर कॉन्सिक्वेंस इसके होते। पहला होता टाइडल इम्बैलेंस। चांद हमारे ओशन का कंडक्टर है, उसकी ग्रेविटी के बिना जो टाइड्स है वो बिल्कुल फ्लैट रहेंगी और अगर उसका ऑर्बिट सिर्फ 1% भी पास आता है तो हो सकता है वही टाइड्स बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाए। नासा के 2018 जेपीएल स्टडी के हिसाब से अगर मून को सिर्फ 1000 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया जाए तो अर्थ के रोटेशन और टिल्ट बदल सकता है और लॉन्ग टर्म में इसे सीजन्स, जो हमारे सीजन्स होते हैं अर्थ पर, वो भी बिगड़ सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मून वो है एक्सिस स्टेबिलिटी। मून एक कॉस्मिक एंकर की तरह है, बिना उसके अर्थ का टिल्ट मार्स जैसे वॉबल करेगा, जैसे मार्स वॉबल करता है। कभी एक्सट्रीम विंटर हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा बर्निंग समर। एक एक्सप्लोजन अगर मून का मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल दे तो हम अपनी प्लैनेटरी रिदम ही खो देंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। आपको पता हो मून सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है जिसे हम अल्बीडो इफेक्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ये टेम्परेचर बैलेंस के भी काम आता है अर्थ में। अगर न्यूक्लियर डस्ट मून पे उड़ी तो हो सकता है उसकी रिफ्लेक्टिविटी 1% के आसपास से बदल जाए, जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर हो वो 0.03 डिग्री तक बदल सकता है। ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है 0.03 डिग्री, लेकिन क्लाइमेट सिस्टम में ये रिपल इफेक्ट जैसा हो सकता है। और सबसे स्कैरी थॉट, अगर हम मल्टीपल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे, रोटेशन और डायनामिक्स बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मून वुड लिटरली रिंग लाइक अ बेल और वो वाइब्रेशन मंथ तक हमें धरती पर भी सुनाई देगी। मतलब लिटरली चांद गूंजता रहता है एक कॉस्मिक अलार्म की तरह। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, कितने सारे रिसोर्सेस, कितने साइंटिस्ट, कितना पैसा, कितना कुछ अमेरिका ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगा दिया। अमेरिका ने हर बार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि देखो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये शो ऑफ का गेम अर्थ और ह्यूमैनिटी को एक बहुत ज्यादा डीप और डार्क एक पिट में ले जाता। पर दोस्तों फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल होता है, जब सिस्टम को आर्टिफिशियली डिस्टर्ब करते हो तो एक रिपल इफेक्ट बनता है जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं। मून को न्यूक करने का आइडिया हो सकता है, पर आइडिया को एक्शन बनाना एक मॉरल फैसला भी है। यूनिवर्स को जीतने की कोशिश में हम अपनी ही जगह बदल देते और जब वो जगह बदलती पूरा खेल बिगड़ जाता। और ये थी एक कहानी जहां इंसानों ने चांद को वेपन बनाना चाहा, लेकिन चांद ने हमें दिखाया कि रियल पावर साइलेंस में होती है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉस्मिक ट्रूथ के साथ, जहां हम एक बहुत डीप सवाल पूछने वाले हैं, क्या हमने मून लैंडिंग की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।